एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति से साइड यूनिवर्सिटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की जो सोशल साइंस की न्यू बुक अभी तक नहीं आई है एनसीईआरटी की। इसकी जगह जो आप लोगों की हम बेस बिल्डिंग सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, जहाँ पे हम लोग जो भी उस चैप्टर के एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, या डिफरेंट डिफरेंट एक बुक से उस चीज को पढ़कर मैं फिर आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि आपके पीरियोडिक टेस्ट जो आने वाले हैं उसमें भी आप लोगों की हेल्प हो जाए। एंड ऑल्सो आप लोगों के एनसीईआरटी आने से पहले एक बहुत अच्छा बेस आप लोगों का क्लास 9 के लिए बिल्डअप हो जाए। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 9, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बुक्स एंड ऑल्सो मे बी एनसीईआरटी एज वेल। चैप्टर नंबर 9, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफ आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 1 इस वाली बुक का कवर अप किया था, अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आप एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको जो भी वीडियोस चाहिए आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड ऑल्सो यस, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बिकॉज आज हमने कल बेसिकली कल शाम को हमने मेरे हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, एंड आगे बस आप लोग ऐसा साथ दो ताकि मैं और भी चीजें हम लोग साथ में मिलकर कर सके। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूं। एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहो, लाइक करो, वीडियोस को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब चीजें करो ताकि मेरी भी हेल्प हो सके, आप लोगों का भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पहले आपको वो समझाऊंगी मैं। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। अगर सरकार है तो कोई ना कोई प्रकार की सरकार होगी। आपने ये वर्ड्स पहले सुने हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्की, है ना, ये सब चीजें सुनी है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां हमने खुद से अपने रूलर्स का चुनाव करा, जहाँ हमने खुद से अपने रूलर्स का चुनाव करा हो, ताकि वो हमारे बिहाफ पर, हम सबके बिहाफ पर मिलकर डिसीजंस ले सके। समझ रहे हो? अब आप समझो ये आई लाइन आई कैसे? क्योंकि आप देखोगे डेमोक्रेसी जो खुद वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली। द फर्स्ट इज डेमोस एंड क्रेसी बेसिकली इज क्रेटिया। डेमोस क्रेटिया, तो बेसिकली इसमें मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है लोग, रूल बेसिकली आपका पीपल। एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर, यानी कि जो शासन करा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया कि डेमोस का मतलब हुआ लोग एंड क्रेटिया मीन्स रूल। तो रूल बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों के द्वारा राज करा जाए, यहाँ पे जहाँ पे लोग शासन करें। चाहे तो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं या किसी को चुनकर कर सकते हैं। अब वो कैसे आएगा वो आगे आपको बताऊंगी, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। बट पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां हमने खुद अपने रूलर्स का चुनाव करा हो, ताकि वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस ले सके। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनसे हमें कोई नहीं छीन सकता, जिनको चाहे वो बोलने का हो, चलने का हो, खाने का हो, पीने का हो, कोई ऑक्यूपेशन का हो, किसी रिलीजन का हो, इक्वालिटी का हो, कोई भी हो, आना-जाना, रहना-सहना कुछ भी हो, हमारे पास वो अधिकार होते हैं। अगर आपने अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा, फॉर सपोज मोनार्की, अगर आपके ऊपर कोई राजा या रानी राज कर रहे हैं, इन दैट कंट्री पहले के समय पे बहुत था ये, कि उस वहाँ पर आपके पास अधिकार नहीं हुआ करते थे। वहाँ आप नहीं कह सकते हो कि हाँ जी, हमारे पास इक्वालिटी का अधिकार है, हम सब बराबर हैं, नहीं है। बट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी डू हैव दैट राइट। समझ में आ गया? दैट इज़ द पॉइंट। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेसिकली कहते हैं कि आया कहाँ से था? एथेंस वाज़ अ कंट्री सिटी बेसिकली, जो कि ग्रीस में है। बिल्कुल साउथ में पड़ती है ये। कहते हैं कि वहाँ पे 5th सेंचुरी बीसी से इसकी स्टार्टिंग जो है वो हुई थी। एंड इंडिया में भी जो है उसी के बाद से आने लग गया था। बेसिकली आगे देखोगे आप, महाजनपद के टाइम से इंडिया में भी आने लग गया। अच्छा, आपने इनका नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। बेसिकली ये फॉर्मर यानी कि पहले के यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिकली अ गवर्नमेंट बाय द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की है, यानी कि लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बाय द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बनी है, यानी कि लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करके बनाया है। एंड फॉर द पीपल यानी कि लोगों के लिए बनी है, दैट मीन्स लोगों का भला करने के लिए बनी है, वेलफेयर करने के लिए बनी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये लाइन तो सब जानते हैं। मैं जिससे पूछती हूँ क्लासेस में कि डेमोक्रेसी क्या होता है, मैम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बट यहाँ पे ये जो लाइन है इसके नीचे कि आखिर ऑफ द पीपल का मतलब क्या है, लोगों की का मतलब है लोग उस पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई है, यानी कि लोगों ने किसी को रिप्रेजेंट करा है। एंड फॉर द पीपल का मतलब वो यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए उसको बनाया गया है। तो ये लाइन बहुत प्यारी है, इसको जरा आप लोग एक बार याद रखें।
नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे अच्छा आपके रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसे आई? हमने ये देखा कि ग्रीस में आज से 5th सेंचुरी बीसीई, आप सोचो मैंने आपको बता रखा है पहले भी जब मैंने आपको एनसीईआरटी कराई है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ाई हैं, मैं आपको तभी बताया था ये आपका क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इनसे पहले का टाइम जो है दैट इज कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा एंड दिस इज कॉल्ड द कॉमन एरा। इस कॉमन एरा में अभी बच्चा हम लोग यहाँ पर हैं 2026 सी में, सोच रहे हो आप? यहाँ पर हैं अभी हम लोग एंड इसके 2026 साल पहले एंड फिर बोला है 5th सेंचुरी यानी कि 500 साल, तो 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ पे करीब-करीब यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हुई। तब हमने डेमोक्रेसी के बारे में हमें समझ में आया। तो करीब-करीब आज से 2026 साल ये हो गए, 500 साल ये हो गए। तो करीब-करीब आज से 2526 साल पहले की बात मैंने ये कर रही हूँ। आज से इतने साल पहले ग्रीस में जो है ये आ चुकी थी हमारी डेमोक्रेसी। कहते हैं इंडिया में कैसे आई, इंडिया में कब आई उसकी बात करूं अगर, कहते हैं इंडिया में जैसे आज की डेमोक्रेसी है वो बहुत नॉमिनल है, वो जो चल रहा है बहुत बहुत से कंट्रीज में चल रहा है, बट कहते हैं कि ये चीज बहुत अलग अलग वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्ट हुई थी। इसमें आपका पार्टिसिपेशन पे डिपेंड थी, बेस थी बेसिकली वो पार्टिसिपेशन पे, कंसल्टेशन पे। यहाँ पे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, लोगों को कंसल्ट कर कर कलेक्टिवली डिसीजंस को लिया जाए। एंड यही जो है बाद की भी आज की डेमोक्रेसी की नींव यही चीज है। पहले के समय पे इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया था कि यहाँ पे लोगों से पूछकर, लोगों को कंसल्ट कर कर, लोगों को पार्टिसिपेशन कराकर तभी जो है कोई भी डिसीजन लिया जाए। एंड यही चीज आज के टाइम पर भी एक मेन बेस बन चुका है, फाउंडेशन बन चुका है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग आपस में मिलजुल कर कंसल्ट करके कलेक्टिवली कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। दैट इज द मेन फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट था व्हिच इज कॉल्ड बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। मुझे बहुत प्यारा बेसिकली प्रिंसिपल सिद्धांत रहता है ये। इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये आपके एमसीक्यू में काफी बार पूछ लेते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में हुआ तो जरूर पूछेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है? वासुदेव कुटुंबकम, कि कुटुंब एक फैमिली है, जो वर्ल्ड है वासुदेव के द्वारा बनाया गया, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। उनके द्वारा जो बनाया गया वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, कि सब लोग जो है भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ मिलजुल कर इस देश में रहो। एंड दैट इज कॉल्ड आपका व्हाट, वासुदेव कुटुंबकम। क्लियर हो गया? अच्छा, देखो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि आखिर किस तरह से हमारे इंडिया में इसकी शुरुआत हुई, हमारे इंडिया में आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे? उससे शुरुआत हुई हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी की, इसके पार्टिसिपेशन की, डिसीजन मेकिंग की टर्म्स कब से आने लगी? देखो आप लोगों ने बच्चा एक टर्म जरूर पढ़ी होगी, आई रियली होप कि आपने पढ़ा हो, आपको याद हो वो चीजें। आपने पढ़ा होगा जनपद और आपने पढ़ा होगा महाजनपद। पढ़ा है? देखो एक सिंपल सी भाषा में एक सिंपल चीज समझाऊं, आपको पता है इंडिया में जो सबसे एंशिएंट सबसे पहली सिविलाइजेशन रही है दैट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि यहाँ पे रही है। कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये आपकी फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन रही है। जब यहाँ यहाँ पर से वो सिविलाइजेशन कम होने लग गई, जब वो यहाँ पे डिजास्टर आने की वजह से, आर्यंस आने की वजह से, वेदों के आने की वजह से, वी डू नॉट एक्चुअली नो द रीजन कि आखिर यहाँ पे जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी हमारी वो खत्म कैसे हुई थी। हमारे पास आज भी उसकी कोई एक्चुअल रीजन नहीं है। भाई ये बहुत सी थ्योरीज है जो वर्क कर रही है। कोई कहता है सेंट्रल एशिया से बहुत से लोग आ गए थे, यानी कि आर्यंस आ गए थे, गोरे वाले लोग, तो वहां पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई कहता है डिजास्टर आ गया था, कोई कहता है वेदों के आने से हो गया था। तो वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट। कहते हैं लेकिन जब भी ये खत्म हुआ, इसके खत्म होने के बाद बहुत से लोग जो बेसिकली फॉर सपोज कोई लोग हैं 10 15 20 50 लोग हैं जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। जो सेम रिलीजन के हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। जो सेम मैं कहूंगी कल्चर के हैं उन्होंने अपना एक रिलीजन एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। इन्हीं सब ग्रुप्स को बोला गया क्लैंस। क्या बोला गया बेटा? इन्हें बोला गया क्लैंस। समझो बात, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। इन्हें बोला गया क्लैंस। अब ऐसे ही क्लैंस जो है यहाँ पे गंगा नदी के पास, इंडस वैली के पास जो सेकंड सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन रही है हमारे इंडिया की, दैट इज कॉल्ड गंगा वैली सिविलाइजेशन। जो गंगा नदी के पास रही है, बिकॉज नदियों के पास रहना उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल था, ताकि वो लोग जो यहाँ पर 7000 बीसी के आसपास व्हीट एंड बार्ले वगैरह ग्रो करने लग गए थे, वो यहाँ पर भी आके ग्रो कर सके, एग्रीकल्चर आसान हो सके, बिकॉज दैट वाज द मेन लाइवलीहुड ऑफ पीपल एट दैट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर वही कहा गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा, कुछ यहाँ पर क्लान्स फॉर्म कर लिए थे। क्या हुआ था? ग्रुप्स वगैरह यहाँ पर फॉर्म कर लिए हैं। एंड इन सब ग्रुप्स, ये सब ग्रुप जहाँ पर आके रहने लग गए। जन, जन का मतलब क्या हुआ था? लोग, JANA, जने का जन का मतलब क्या होता है? लोग, जन। एंड पद यानी कि जहाँ उनके पद पड़े, वो जगह बेसिकली। जनपद वाज बेसिकली द प्लेस वेयर द पीपल लिव्ड।
इस एरिया को बोला गया जनपद। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बने यहाँ पे छोटे-छोटे, इन्हें इन सबको क्या बोला गया? जनपद। कि यहाँ पर एक अलग-अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके रहते हैं। तो इन्हीं सबको क्या बोला गया? जनपद। हाँ, और आप सोचो, जब ये 2 जनपद मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये लोग सेम लैंग्वेज बोलने लग गए। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इन लोगों का कल्चर हल्का-हल्का सेम होने लग गया। तो ये दोनों आपस में जो है मर्ज हो गए। ये दोनों जो आपस में मर्ज हो गए, ये यहाँ पर ये 2 आपस में मर्ज हो गए, ये 3-4 आपस में मर्ज हो गए। तो ये जो बड़े-बड़े जो किंगडम्स बने बाद में, इन्हें कहा गया महाजन। बस दैट्स द डिफरेंस। जनपद बेसिकली जहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, द एरिया, द टेरिटरी, एंड महाजनपद बेसिकली और बड़ा किंगडम, जब वो कुछ जनपद का मर्ज हो गया है, मिल गए हैं आपस में और वो बड़ा किंगडम फॉर्म हो गया है, दैट इज़ कॉल्ड आपका महाजनपद। तो यहाँ पर वही कहा गया कि वो जो है यहाँ पर फॉर्म हो चुका, क्लियर हुआ। कहते हैं इस महाजनपद में जो आज से करीब-करीब आप सोचोगे, आज से देखो बिकॉज़ ये है टाइम, महाजनपद का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 600 बीसीई में। करीब-करीब आज से मैं कहूँगी, अ, 2026 में चल रहा है, वही वाली बात है कि 2600 साल पहले की बात मैं करीब-करीब कर रही हूँ। उस टाइम पे जो है क्या हुआ था, महाजनपद का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। जब इनका महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ तो आप सोचो, जब टेरिटरी है, तो आखिर उसमें राज तो करा जाएगा, उसमें रूल तो होगा। अब रूल कैसे होगा? रूल करने के लिए उस समय पे सबसे फेमस हुआ करती थी मोनार्की, फिर राजा राज करे। अब ये बात यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मोनार्की थी, बट इस मोनार्की से उस 600 बीसी के आसपास डेमोक्रेसी में शिफ्ट कैसे आया? ये मोनार्क ना बेसिकली, कुछ आप सोचो कि हमारे पास आप देखोगे 16 महाजनपद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हुआ करते थे। कितने बच्चा? 16 महाजनपद हमारे पास हुआ करते थे। उसमें से कुछ महाजनपद थे, उसमें ऐसा था जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी। जहाँ पे जो किंग था, आज के टाइम पे इसे हम वर्ड देते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। बेसिकली वहाँ पे किंग जो हुआ हुआ करता था, वो किंग यहाँ पर किसी की बात नहीं मानता था। एंड किसी की बात मानने से मेरा मतलब है कि वैदिक सोसाइटी के टाइम पे, वेद जब आए थे, उस टाइम पर 2 प्रकार की बेसिकली मैं कहूँगी असेंबलीज़ बैठा करती थी, नेम्ड एज़ सभा एंड समिति, वेरी इंपोर्टेंट। उस समय पे 2 असेंबलीज़ बैठती थी, सभा एंड समिति, जहाँ पर बैठकर लोग बाग डिस्कस करते थे क्या-क्या करना चाहिए, किंग को एडवाइस करने का काम, किंग को इलेक्ट करने का काम, ये सारे ही काम जो है वो करा करते थे। जिससे ये पता चलता था कि जो बिस अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होगा महाजनपद में, उसी का पॉइंट मैंने बोला ये, कि उस समय पे क्या था कि 2 प्रकार की असेंबली हुआ करती थी, सभा एंड समिति। आप यहाँ तक मान लिया। तो आप सोचो कि इन 16 महाजनपद में भी ये असेंबली है, सभा भी है, समिति भी है। बट द पॉइंट इज़, किस-किसी महाजनपद में एएम फॉलो होता था, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की। कुछ-कुछ में जो है हल्की बहुत मैं कहूँगी कि एडवाइस मानते थे, तो थोड़ा बहुत ठीक-ठीक था। 2 थे बेसिकली आपके जहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी फॉलो हुआ करती थी। वो किस तरह था? मान लो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ एएम का, कि यहाँ पर जो किंग बैठा है ना, उनके ऊपर जो मोनार्क बैठा है, उसका ये वाला है कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। मुझे किसी भी सभा या समिति के इन नॉर्मल लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरे को जो करना होगा मैं अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग करूँगा। दैट वाज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, जो कि आज जिसे हम नाम देते हैं। तो ये उस समय के कुछ महाजनपद ये फॉलो करते थे। कुछ महाजनपद ऐसे हुआ करते थे, जो शायद से आए इसी एब्सोल्यूट के अंदर से थे, लेकिन उनका ये कहना था कि चाणक्य की बात सुन के, जो कौटिल्यन, अशोकाचार्य एम्परर के थे, उनकी बात सुन के उनका मानना था कि अगर जो किंग है, वो अपनी सभा संबंधियों की बात सुनकर कोई काम करेगा, तो वो अच्छा ही निकलेगा वो काम। इसलिए वो ना कंसल्ट करते थे, जो भी सभा समिति के मेंबर्स हुआ करते थे, उनको कंसल्ट कर कर किंग एडवाइस करके ही कोई ना कोई काम करते थे। तो वो भी काफ़ी ठीक सा चल रहा था। एंड एक प्रॉपर आपका डेमोक्रेसी जिन टर्म्स में था, वो था आपकी 2 स्टेट्स थी, एक थी वाजी एंड एक थी मल्ला कॉन्फेडरेसी। एम ए डबल ए ए डबल एल ए एम ए डबल एल ए, वाजी एंड मल्ला कॉन्फेडरेसी, यानी कुछ स्टेट्स का कॉम्बिनेशन मर्जन बेसिकली, जहाँ पर क्या होता था कि जो गवर्नेंस हो रही है, जो शासन हो रही है, वो एक तो प्रॉपर वहाँ पे रेगुलरली असेंबलीज बैठती थी। आप मानोगे सिर्फ और सिर्फ किंग को एडवाइस करने का काम नहीं करते थे ये लोग, बल्कि ये लोग किंग को इलेक्ट करने का काम भी करा करते थे। उस समय की बात कर रही हूँ मैं। किंग को इलेक्ट करने का काम भी ये लोग ही करा करते थे। फिर रिप्रेजेंटेशन होता था, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करा करते थे, जिससे एक एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज्ड वे का उस समय का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फॉर्म होता था। दैट वाज़ द केस, बेसिकली रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो उन महाजनपद से, उन वेदास से, उन 2 असेंबली, सभा एंड समिति, जहाँ पे लोग बैठा करते थे, जो एल्डर्स हुआ करते थे, उनसे जो है इसकी स्टार्ट हुआ था। रूट बेसिकली वहाँ से इसकी आती है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करेंगे, लंबा हो गया टॉपिक, व्हिच इज़ कॉल्ड द पंचायत सिस्टम और द लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज़ रूट समझना काफ़ी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पंचायत सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या हुआ? वो पंचायत, देखो नाम से पता चल रहा है, पंच आयत, यानी कि जहाँ 5 लोग मिलकर बैठे हैं, जो एल्डर्स हैं, वो सब जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं।
आप सोचो अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सारे ही गांव में ना स्कूल बनवा दो, बट कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक भी साफ पानी नहीं है, जहां पर अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, तो वो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है, स्कूल बनवाओ, पहले हमें बेसिक नीड तो दो, साफ पानी साफ खाना, हमें ये तो दो पहले, तभी तो स्कूल की बात करेंगे, तभी तो एजुकेशन की बात करेंगे। यानी कि उन लोगों को, उन पंचायत के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। और तभी हम लोग लेकर आए हैं, हमारे हमारे संविधान में बाद में आया है लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं। पंचायत जो ये गाँव के एरियाज में है, और म्युनिसिपैलिटीज जो कि आपके शहरी एरियाज में पाए जाते हैं, वहाँ बेसिकली फॉर्म होते हैं। कहते हैं यहाँ पर ये जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, यही लोग जो है विलेज को संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, शासन करते हैं। जो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है उनको सेटल करते हैं, जस्टिस को न्याय डिलीवर करते हैं, and बहुत से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं गाँव के वेलफेयर के लिए उनका ध्यान रखते हैं। पंचायत आपको यहाँ पर दिख रही है, पंचायत इस तरीके से कि अब बैठ कर जो है सब लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो भी एल्डर्स हैं वो आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, लोगों का यहाँ पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि अब जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, वो बट रही है, जो कि आज की डेमोक्रेसी का बहुत ही बढ़िया फीचर जिसे हम मानते भी हैं, कहते भी हैं। दैट वाज कॉल्ड आपका पंचायत सिस्टम, जहाँ पे इमर्ज हुआ। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर था, आपको याद है इंडिया को हम कहते थे एक समय पे सोने की चिड़िया, वो इसलिए कहते थे बिकॉज गुप्ता एम्पायर, जहाँ पे हर्षवर्धन, हर्ष गुप्ता वगैरह वो सब यहाँ पे रहे हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं कि जो इंडिया था उसे हम गोल्डन एज कहते हैं उस टाइम पीरियड का, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस सब कुछ जो है बहुत फ्लरिश कर रहा था। इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर में बहुत पैसा हुआ करता था, सोने की मुद्राएं बहुत हुआ करती थी उस टाइम के राजा के पास। इससे इस वाले टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इंडिया को सोने की चिड़िया, हमारे इंद्रप्रस्थ को कहा जाता था। क्लियर हो गया। अब देखो हमने डेमोक्रेसी के बारे में जब इतनी बातें कर ली हैं, तो पहले एक बार ये जान ले कि आगे डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। आपने बोला कि मैम डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे हम खुद अपने रूलर्स का चुनाव कर रहे हैं, ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। करा हमने ऐसा। अब अगर सोचो, जिनको हमने चुना है अगर डिसीजन वो ले ही ना, कोई मिलिट्री बैठी उनके ऊपर वो डिसीजन ले, या फिर जो चुनाव हुए हैं वो सही तरीके से हुए ही नहीं है, वहां पे हमारे ऊपर किसी ने बंदूक रख के, हमें थ्रेटन करके, हमें ब्राइब देकर, या फिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी चॉइस ना देकर इलेक्शन करवाए गए हैं, क्या फायदा है उसका? आप सोचो, मैं बोल रहा हूँ मेरी कंट्री डेमोक्रेटिक है क्योंकि हमने चुना है, हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो हमारे पास अधिकार या इक्वालिटी की सिचुएशन होनी चाहिए, वो नहीं है। तो यही से निकल कर आते हैं डेफिनेशन के बाद उसके कुछ फीचर्स, क्या क्या चीज आखिर डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, और एक्चुअल एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने के लिए ये सब मिनिमम कंडीशंस उस कंट्री को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जो है उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। देखो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जिसको हमने इलेक्ट करा है उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर हो वो भी उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए, किसी और के पास वो पावर नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में, किसी और के पास वो पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? सेकंड देखेंगे यहाँ पे आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं बेसिकली डेमो, जो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए। फ्री का मतलब क्या, आपके पास डिफरेंट चॉइस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, चाइना की तरह नहीं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, और आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, एंड बस कहने के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज एट द एंड आपके पास एक ही पार्टी है, आपको उसी को वोट करके आना है, तो कोई मतलब नहीं बनता इलेक्शन होने का। तो लेकिन चाइना खुद को डेमोक्रेटिक बोलती है बिकॉज वो इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं। क्या वो इलेक्शंस कंडक्ट कराने से वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई? तब लोगों को चॉइस ही नहीं मिली चूज करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, आपने फेयर तरीके से इलेक्शंस कराए नहीं और पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, अपने सिर पे बंदूक रखे तो इलेक्शंस आप करा रहे हो, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड। तो वही यहाँ पर बोला गया, इंडिया में कौन कराता है इलेक्शंस, आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, एमपीज के, एमएलएस के सब कौन कराते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। कहते हैं जो वोटर्स हैं उनको ऑनेस्टली हमें काउंट करना चाहिए प्रॉपर सेंसस के थ्रू, प्रॉपर सेंसस होना चाहिए जिसमें हमें समझ में आए कि आखिर वोटर्स की लिस्ट, जो इलेक्टोरल रोल जिसे हम बोलते हैं, वो अपडेट होनी चाहिए। जो सिटीजन्स हैं वो आराम से बिना किसी प्रेशर के किसी को वोट कर सके, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चूज करने के लिए, एंड इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होने चाहिए, एंड बिना किसी पार्शियलिटी के वो, दैट वाज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक और चीज क्या होती है आपकी, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि यूनिवर्सल का मतलब हर एक इंसान, अडल्ट का मतलब जो अडल्ट हो चुका है, 18 प्लस हो चुके हैं, और सफरेज का मतलब हुआ कि आपके पास वोटिंग का अधिकार है।
तो हर एक इंसान जो अडल्ट हो चुका है उसके पास वोटिंग का अधिकार है। नो मैटर कि उसका जेंडर क्या है, नो मैटर वो काला है या गोरा, उसकी हाइट छोटी है, वो पढ़ा लिखा है, वो पुअर है, वो रिच है, नो मैटर, डजंट मैटर। बट हर एक इंसान जो 18 प्लस एज इंडिया के अकॉर्डिंग वो अचीव कर ली है, उस इंसान के पास जो है वोटिंग का अधिकार हो जाता है। एवरीवन हैज राइट टू वोट। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये चीज जो है होनी चाहिए। पहले की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे फ्रांस में हुआ करता था कि भैया जो मेल है सिर्फ और सिर्फ मेल के पास था। आपने इस चैप्टर में, अगर आप लोगों ने जो डिटेल वाली वीडियो को देखी होगी तो आपको पता होगा, इस चैप्टर में हमने इनिशियली बात करी है एथेंस की। एथेंस वाज आल्सो अ कंट्री जहां पे जो मेल है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स, उनके पास वोटिंग का अधिकार हुआ करता था। दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक। आप सबको अधिकार नहीं दे रहे हो। मेल के पास भी फीमेल के पास, दोनों के पास इक्वल लेवल ऑफ दिमाग है। आप चाहे कितना ही बोलते रहो, कितना ही आप मजाक उड़ाओ उस चीज का, बट दे डू हैव। हल्का बहुत ग्राम्स में डिफरेंस आता है, आई नो दैट, आई हैव रेड साइंस, मुझे पता है वो चीज, बट मैं वैसे जनरल बात कर रही हूँ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, आप बात करोगे फ्रीडम, कौन कौन से फ्रीडम जो है वो दी जाती है एक्सप्रेशन की, अपने बात को एक्सप्रेस करने की, गवर्नमेंट की बुराइयां करने की, पॉलिसीज को डिस्कस करने की, कहीं भी। और हमारे पास कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम्स भी होती हैं, कहीं भी आना, कहीं भी जाना, कहीं भी रहना, कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाना, कोई भी एजुकेशन अचीव करना, कुछ भी यहाँ पर करना, ये सब हमारे पास अधिकार होते हैं। एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार, यानी कि ग्रुप फॉर्म करने का, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का, कहीं भी असेंबल होने का, आराम से मिलने जुलने का, ये अधिकार हमारे पास है। फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, आप जो भी रिलीजन चाहो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, अगर आप जो भी चाहो आप वो रिलीजन को अपना सकते हो। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको हिंदू ही बनना है या आपको मुस्लिम ही बनना है। एंड एक और बात इसमें ये भी याद रखो कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई ना कोई रिलीजन अपनाना ही है। आपकी मर्जी है, आप मत अपनाओ कोई भी रिलीजन। ठीक है, वो वाली चीज भी है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का रूल, कानून की नजर। तो यहाँ पे कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में जो है सबके सब बराबर हैं, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं है, सबके सब बराबर है उसमें, सबके पास इक्वल अधिकार हैं। दैट वाज कॉल्ड अबाउट आपका रूल ऑफ लॉ। तो ये जो आपके पास थे कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि आखिर डेमोक्रेसी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। डेफिनेशन के बाद आपको ये फीचर्स भी याद रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जो इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे हमारे आजाद होने के बाद, दैट हैपेंड इन 1951 टू 52। इस टाइम पे जो हुए तभी जो है पहली सरकार हमारी फॉर्म हुई थी, फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी वो हमारी फॉर्म हुई थी। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक आपके पास ना यहाँ पे अधिकार होता है विच इज कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। बेसिकली जून में आ चुका था, बट लागू जो हुआ था, एनफोर्स जो हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2005 में। ये था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास करा गया था। इसका मतलब है, आप समझ लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है। अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट ने ये काम क्यों करा है, वो ये पॉलिसी क्यों लेकर आई है, उसने ये चीज क्यों करी है, या फिर ये चीज कब हो पाएगी, आपको उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट थिंग्स एक्सेट्रा, आप उनको एक लेटर लिखकर, आप आरटीआई फाइल करके आप उनसे पूछ सकते हो। यू हैव द राइट। और उनको विद इन 30 डेज उसका आंसर करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है शासन करने में। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो रही है कि आपने जो उनसे पूछा है वो आपको बिल्कुल सही ही बताएंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो आपको बताएंगे, वो जवाबदेही है आपके लिए, तो आपको बताएंगे जरूर। क्लियर हुई ये वाली बात? तो दैट वाज कॉल्ड बच्चा आपका आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब देखो नेक्स्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि आखिर डेमोक्रेसी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट वी हैव इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड वी हैव इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फॉर सपोज 500 1000 500 लोग हैं, समथिंग 50 60 70 100 150 जो भी लोग हैं, उतने लोग हैं, एंड वो सब लोग बैठकर मिले हैं। जो भी अडल्ट जैसे एथेंस में हुआ करता था, या फिर हमारे यहाँ की ग्राम सभा में होता है कि इंडिया की, कि जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है, जो बड़े हो चुके हैं लोग, वो सब जो है लोग मिले एक साथ और मिलकर बैठकर डिसीजंस लें। ये काम करना चाहिए, हाँ उठा लो, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली वो खुद डायरेक्टली डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेशन करे। दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहाँ पे लोगों की जनसंख्या थोड़ी सी कम हो और लोग बाग उस वजह से डायरेक्टली पार्टिसिपेशन कर सके डिसीजंस को लेने में, दैट इज कॉल्ड एज बच्चा आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? बिना किसी को रिप्रेजेंट करे। आप देखोगे स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, एथेंस में ऐसा होता है। स्विट्जरलैंड में बेसिकली दो रेफरेंडम की वजह, दो चीजों की वजह से होता है, दो प्रिंसिपल्स की वजह से होता है। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज रेफरेंडम एंड सेकंड विच इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। इसको हमने डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, नॉट वेरी मच दैट टू दैट मच। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें लिमिटेशन क्या होती है। आप सोचो अगर बहुत बड़ी कंट्री है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो क्या वो करोड़ों की पॉपुलेशन एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकती है?
नहीं ले सकते। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करती हैं आपके सेकंड सिस्टम व्हिच इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वी कैन आल्सो से दैट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो क्या होता है? देखो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर अब आप सोचो कि सब लोग जब मिलकर एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सब लोगों ने ये सोचा, ऐसा करते हैं, बहुत से करीब लाखों लोग मिलते हैं और हम लोग लाख लोग मिलकर, हम कुछ लोग मिलकर एक इंसान को रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि हमारे बिहाफ पर लड़ेगा, हमारे बिहाफ पर बोलेगा, चाहे पार्लियामेंट में हो सेंट्रल लेवल पे और चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो स्टेट लेवल पे। लेकिन वो जो पर्सन होंगे वो हमारे बिहाफ पर बोलेंगे, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर उनको चूज़ करा है, हम लोगों ने मिलकर उनको रिप्रेजेंट करा है, हम लोगों ने मिलकर उनको इलेक्ट करा है। दैट इज़ कॉल्ड बच्चा आपका रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि डायरेक्टली इलेक्शंस न डायरेक्टली मैंने खुद पार्टिसिपेट नहीं करा उठा के हाथ अपना। मैंने यहाँ पे किसी को चूज़ करा है, मैंने बटन दबाया है, मैंने कहा हाँ जी, ये इंसान बढ़िया है, बीजेपी की पार्टी का है या फिर आपकी पार्टी का, आईएनसी की पार्टी की, मुझे ये इंसान ठीक लगता है, ये अगर ये जाकर बैठेगा पार्लियामेंट में तो ये डिसीजंस अच्छे ले सकेगा। दैट्स व्हाई मैंने उस इंसान को चूज़ करा है। इंडिया, यूएसए वगैरह में हर जगह ये फॉलो होता है और ये लोग जो है तब तक वहाँ रहेंगे बेसिकली जब तक उनका जो है मैं कहूँगी लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया जी? अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। जो हमने बात करी करी ना यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 2 बेसिकली टाइप्स होते हैं। मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है यही वाला सिस्टम फॉलो करती हैं। बस इस सिस्टम में भी 2 अलग सिस्टम्स होते हैं, व्हिच इज़ वन इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? आई थिंक इसका आपको नाम समझ में आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पार्लियामेंट मेन रोल प्ले कर रहा है। जहाँ पे पार्लियामेंट के पास मेन पावर्स है। दैट इज़ कॉल्ड अच्छा, अब ये बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको पता है लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्यूटिव ये दोनों अच्छा जुडिशरी आपका अलग आ गया चलो ठीक है। देखो लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ जो कि लॉज़ बना रहे हैं। लॉज़ बनाता कौन है? एमपीज़ बनाते हैं, लॉज़ बनाता कौन है? एमएलएज़ बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं मिलकर लॉज़। एमपीज़ कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में होते हैं, एमएलएज़ कहाँ होते हैं? हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में होते हैं। एमपीज़ कौन-कौन से होते हैं आपको पता है कहाँ-कहाँ होते हैं? एक होते हैं लोकसभा में एंड एक जो आपके वो होते हैं बच्चा आपके राज्यसभा में। लोकसभा में कितने होते हैं? तो वो हमारे पास होते हैं 543 एंड राज्यसभा का जिनको हम लोग इलेक्शन नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे पास 245। कहते हैं इन 543 एमपीज़ में से ही यहाँ पर एग्ज़ीक्यूटिव में मेनली कुछ मेंबर्स आकर बैठते हैं। अब सोचो इन 543 एमपीज़ में से एक पर्सन होता है जो कि पीएम होते हैं। एक एक पर्सन होता है जो कि पीएम होते हैं बेसिकली, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है लॉन्ग वीडियोज़ में बहुत अच्छे से कि किस तरीके से इनमें से इनका जो लीडर होता है वो बेसिकली आपके बन जाते हैं पीएम। पीएम बनने के बाद वो और प्रेसिडेंट मतलब ये दोनों ही मिलकर रिमेनिंग 543 लोगों में से 542 लोगों में से बिकॉज़ एक तो पीएम बन चुके हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स को करीब-करीब 70 से 80 लोगों को जो अदर मेंबर्स हैं इस एमपीज़ में से इनको सिलेक्ट करते हैं एज़ मिनिस्टर्स। एंड मिनिस्टर्स के रूप में इन्हें क्या बनाते हैं? इनको बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारे कौन होते हैं? ये होते हैं एग्ज़ीक्यूटिव का पार्ट जो कि इन बनाए हुए लॉज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि जो भी एग्ज़ीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब एक्चुअल में इन्हीं एमपीज़ में से आ रहे हैं, यानी कि इसी लेजिस्लेचर में से आ रहे हैं। ये आपको समझ में आई यहाँ से कि क्या हो रहा है? ये जो एग्ज़ीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इन्हीं एमपीज़ में से आ रहे हैं। यानी कि एग्ज़ीक्यूटिव जो है, वो डिपेंडेंट भी है कहीं न कहीं लेजिस्लेचर पे और एग्ज़ीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, वो इसी लेजिस्लेचर का पार्ट हैं। दैट मीन्स ये जो दोनों ऑर्गन है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क एज़ सच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों काफ़ी हद तक एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बस ये वाली बात जो यहाँ पे समझा रखी है कि एग्जीक्यूटिव को अपनी अथॉरिटी जो पावर है, वो मिल रही है लेजिस्लेचर से एंड उसके लिए वो अकाउंटेबल भी है इसलिए। हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो है मेन रोल रहता है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, रियल होते हैं वो, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेन काम होते हैं उनके। एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन आएगा? मिनिस्टर्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स जो भी उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने हर एक इंसान आएगा, हम पुलिस वगैरह भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेसिकली वो कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी जो भी होती है उसके लीडर के रूप में वो बन जाते हैं। उनको अपॉइंट करा जाता है बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट तो जो है यहाँ पर भैया उनकी बहुत ही फॉर्मल हेड है, वो स्टेट के नॉमिनल हेड है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ठप्पा लगाने का, किसी भी बिल पे असेंट करने का, इतना ही काम जो है प्रेसिडेंट का होता है। यहाँ मैंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने एक वर्ड बोला था क्योंकि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एट द एंड ये हमारे इसी लोकसभा के एमपीज़ मतलब लोकसभा के एमपीज़ में से आ रहे हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए।
किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहते हैं इस सिस्टम में हमने देखा काफ़ी अच्छा क्लोज़ रिलेशनशिप है एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, बिकॉज़ एग्ज़ीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होते हैं। दैट इज़ व्हाट बेसिकली आप लोगों का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ जो कि कहाँ-कहाँ होती है? इंडिया, यूके, यूएस, जर्मनी हर जगह पर यही जो सिस्टम, सॉरी यूएस में नहीं, इंडिया, यूएस, यूके, इंडिया, यूके, जर्मनी, जापान, ना इन जगहों पर क्या होता है? ये फॉलो होता है। नेक्स्ट बात करूँगी यूएसए में आखिर क्या फॉलो हो रहा है? यूएसए में फॉलो होता है ये व्हिच इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास मेन पावर है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी के बीच में बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तीनों की पावर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तीनों में से कोई भी एक दूसरे को लेके अकाउंटेबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस पे डिपेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब बिल्कुल अलग-अलग वर्क करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। बेसिकली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है, उनका जो है मेन काम ये सब रहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, लेजिस्लेचर का कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं होता है एंड जो प्रेसिडेंट है, हू इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो जो है लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास ऐसी कोई पावर एज़ सच नहीं होती है और ना ही लेजिस्लेचर उस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता। दोनों ही बिल्कुल सेपरेटली वर्क करते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बेसिकली होता है बिकॉज़ हमें ये देखना होता है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जहाँ पे तीनों ही ऑर्गन्स के पास अपनी डिफरेंट-डिफरेंट पावर्स हैं, इन दैट केस कि क्या ये अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं? तो इस बात पे ध्यान रखने का काम तीनों का ही होता है। एंड दैट वाज़ बेसिकली फॉलोड इन यूएसए एंड ब्राज़ील एटसेट्रा, तो वहाँ पर जो ये फॉलो होता है, व्हिच इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा जी। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा, दैट इज़ विल बी कॉल्ड एज़ आपका अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी। आखिर और कौन-कौन से डेमोक्रेसी के प्रकार होते हैं या फिर और मतलब डेमोक्रेसी के अलावा और कौन-कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? इसमें आप लोग ऑलरेडी एक नाम पढ़ चुके हैं व्हिच इज़ कॉल्ड मोनार्की, आप लोग इस नाम से ऑलरेडी अवेयर हो। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे किंग या क्वीन राज कर रहे हो, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे वो पुलिस का काम हो, लॉ मेकिंग का काम हो, लॉ इम्प्लीमेंटिंग का काम हो, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम हो, सारे ये काम कौन करता है? वो मोनार्क करता है। एंड इन दैट केस लोगों के पास कोई भी राइट्स वगैरह वो सब उनके पास नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज़ कॉल्ड एज़ आपका मोनार्की। बट एक जो यहाँ पर होता है, अब देखो इस मोनार्की के 2 टाइप होते हैं। एक होता है व्हिच इज़ कॉल्ड आप लोगों का एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसका नाम मैं थोड़ी देर पहले ले रही थी। एंड एक जो आपके पास बचा वो होता है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी टाइप ऑफ मोनार्की जहाँ पे किंग की पावर क्या है? अनलिमिटेड है। उसके पास सारी ही पावर्स है, सारा कंट्रोल जो है उसी के हाथ में है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो मोनार्कीज़ होती हैं, मोनार्कीज़ वैसे भी हेरेडिटरी ही होती हैं कि किंग के बाद उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ये जो है वो बनते रहेंगे किंग। तो ये तो होता ही होता है वहाँ पे। तो कहते हैं इस वाले में एब्सोल्यूट में क्या होता है कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स है, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्लियर? लेकिन एक जो यहाँ पर होती है हमारे पास व्हिच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें देखो क्या हो रहा है, संविधान जो है वो आगे आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल, इस वाले केस में क्या होता है, इसमें मोनार्क जो है वो नीचे होता है, उसके पास यहाँ पे अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती हैं, बल्कि इस मोनार्क से ऊपर हमारे पास होता है व्हिच इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास जो है संविधान होता है और इस मोनार्क को इस संविधान में लिखी गई लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, वो इन लिमिट्स को क्रॉस करके कोई भी काम नहीं कर सकता। दैट इज़ व्हाट व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर होगी ये वाली बात? कहते हैं यूके में जो है ये फॉलो हो रही है। आपको यहाँ पर ये पिक्चर भी समझ में आ रहा होगा। ये किंग चार्ल्स है, ये पहले की आपकी सॉरी ये हाँ, ये आपकी ये रही किंग चार्ल्स एंड ये आपकी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है? देखो नेक्स्ट आपका एक और फॉर्म कौन से व्हिच इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन हो बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उनके हाथ में सारी की सारी पावर्स हैं, बहुत लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन वो लोगों को लेके अकाउंटेबल नहीं है। अगर कल को उनसे लोग कोई सवाल पूछेंगे तो वो जवाबदेही नहीं है। लोगों के पास इसमें कोई आज सच अधिकार नहीं है, यहाँ पर पुअर्स को बहुत वीक करते हैं, पुअर्स को एक्चुअल में सफ़र करना पड़ता है एंड जिनके पास पैसा है बस वही इंसान जो है यहाँ पर उसको एन्जॉय कर पाता है। आपको यहाँ पे मैंने किसकी पिक्चर दिखा रखी है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो बस शायद नहीं पता होगा बिकॉज़ 9th की बुक ची 1 सेकंड, कौन है ये? 9th की बुक चेंज हुई है इसलिए आप लोगों को नहीं पता होगा। ही इज़ बेसिकली कॉल्ड हिटलर, एडोल्फ हिटलर, सॉरी घटिया इंसान। अच्छा यहाँ पर एक आप लोगों के पास है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो पावर है वो मिलिट्री के हाथों में है। अच्छा एक यहाँ पे नेक्स्ट जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज़ कॉल्ड थियोक्रेसी, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो भी कानून बन रहे हैं, जो शासन बन रहा है वो रिलीजियस टीचिंग पे बन रहा है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई रिलीजन का लीडर है जिसके पास मेन पावर है। ईरान में, अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, इन सब जगहों पे यहाँ पर ये बेसिकली फॉलो होती है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कौन होते हैं? वो इस्लाम ही जो है होता है वो रिलीजन, क्योंकि इस तरीके से फॉलो करा जाता है। क्लियर हो गया जी?
नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का लास्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है इस वजह से क्या-क्या कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो डेमोक्रेसी का होने का मतलब ये नहीं है कि इससे सारी ही प्रॉब्लम एकदम से मतलब क्लियर हो जाएँगी। एकदम से सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम ये कहेंगे कि बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से जिसमें लोगों के पास अधिकार नहीं होते, लोग अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते, कुछ भी नहीं होता उनके पास। इन सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। इन सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। देखो डेमोक्रेसी में बेसिकली हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की एंड जस्टिस की। फ्रीडम अपना जो है बेसिकली हम कहेंगे ये करने की आज़ादी, वो करने की आज़ादी, इक्वालिटी का हम इक्वल है, न्याय न्याय मिलेगा हमें डेमोक्रेसी में। हमारे लिए जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होगी, बट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब देखो और क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फेसेस क्या हालाँकि डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम्स है, पहली बात इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत है, हमें पता है करप्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। करप्शन के बढ़ने की वजह से डेमोक्रेसी कम से कम होती जा रही है, लोगों का जो विश्वास है पॉलिटिकल लीडर्स पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये सब जो है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में कम होता जा रहा है, तो वो वोट नहीं करते हैं। वोट नहीं करते हैं तो वोटिंग का जो टर्नआउट रेशियो है वो कम हो जाता है, बिकॉज़ जो लोगों का विश्वास है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे वो कम होता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कोर्शन, करप्शन ये सब चीज़ें करने लगी हैं। सबके जो एजेंडा है वो सेम होने लग गया है। पहले अलग-अलग होता था, अब सब सेम बातें कर रहे हैं, हम सेम काम करेंगे। तो लोगों का विश्वास नहीं रहा और कहते ही सिर्फ ये लोग, करते नहीं है ऐसा जितने काम। इस वज़ह से लोग बाग जो है बहुत गुस्सा होने लग गए। इस वज़ह से जो इम्पैक्ट है यहाँ पर पॉलिटिक्स पे इसका इम्पैक्ट वो कम होता जा रहा है। लोगों का जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। जो वेल्दी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स में। नॉर्मल लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। जिसके पास पैसा है, वही इंसान जो है अच्छी कैम्पेनिंग कर सकता है। अगर अच्छा पैसा अच्छी कैम्पेनिंग करी है तो इस इंसान का जीतने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, ब्राइब देगा, थ्रेट करेगा, कुछ भी करेगा। इवन हम देखें कि यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप जस्ट अ सेकंड हुँ, आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है क्या होता है डोनेशंस तक मिलती है उनको बड़े-बड़े ग्रुप से, वेल्दी ग्रुप से बेसिकली। समझ में आ गया? तो बस ये वाली बात जो यहाँ पर करी हुई है, तो ये जो है हमारे पास क्या है बच्चा आप लोगों के कुछ चैलेंजेस जो कि डेमोक्रेसी आज भी फेस करती है। तो डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे बेकार है, वो नहीं, वो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। So that is the point, that is the basics of your chapter। आप लोगों का इससे जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है आप लोग वहाँ उसमें भी लिख के आ सकते हो, यहाँ पे से आंसर्स आपको वो भी कवर अप हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग चाहते हो आपके जो गोयल ब्रदर्स की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की वो भी आप लोगों को कराऊं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी आप लोगों को करा दूं। एंड आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जिनको भी इसकी जरूरत है। शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प होगी, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। एंड यस बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जो भी आप लोगों को न्यू वीडियोस चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसके आप लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए होंगे तो आपको पता है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या आपको बायो में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एडू मेंटोरियल्स। 2000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमारे वहां पर, 2800 मतलब, ठीक है। तो काफी अच्छे खासे हैं, ग्रो हो रहे हैं। बाकी यस आप लोग वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।